Hello students, myself Aarush Bajpai and welcome back to again to the interesting class of the subject business laws and management. So in previous class मैंने आपको कुछ बढ़िया sources of laws बताए थे. उसमें मैंने आपको दो कैटेगरीज बताई थी, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स में हमारे तीन टाइप की कैटेगरीज होती हैं जो कि लॉस जिनसे जिनसे लॉ ड्राइव होता है. फर्स्ट इज कस्टमरी लॉ, सेकेंड इज कस्टमरी लॉज, कस्टमरी सोर्स बताई थी. सेकेंड जुडिशियल प्रेसिडेंट, थर्ड स्टैट्यूट्स एंड legislation. So I all in my previous class I talked to you about 3 to 4 doctrines that are very important in this about the basic of law. So first was doctrine of star disease. So star disease के according, when there is any judgment by the court or judge, so judge has to keep in that mind कि that जो भी लॉ का पहला से प्रिंसिपल ऑलरेडी सेटल्ड है, उस लॉ के प्रिंसिपल्स को वो अनसेटल ना करके या उसको ऑल्टर ना करते हुए उस प्रिंसिपल को बेसिस बना के अपना जजमेंट राइट करेंगे. ओके, इन सिंपल वर्ड्स you can see it is I have highlighted that the principle that like cases should be decided alike. This rule is based on the public policy and expediency. So what is public policy and expediency? When I say कि तो पब्लिक पॉलिसी से मतलब होता है पब्लिक मोरालिटी एंड व्हाट इज गुड फॉर द पब्लिक इन द पब्लिक एट लार्ज. तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जज को अपना जो जजमेंट है उन सारी चीज़ों पे प्रोनाउंस करना होता है. मूविंग फॉरवर्ड, दो तीन डॉक्ट्राइंस और बहुत अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम द जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट इज रेशियो डिसिडेंडी, सेकेंड इज ऑबिक्टर डिक्टा. सो आप ऐसे समझो कि जब कोई जज अपना जजमेंट प्रोनाउंस करने जाता है तो जजमेंट में दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज रेशियो डिसिडेंडी मींस, सेकंड इज ऑब्जेक्टर डेटा. रेशियो डिसिडेंडी का मतलब होता है रीजन बिहाइंड द जजमेंट. ओके, सो रेशियो डिसिडेंडी का मतलब होता है द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अ जुडिशियल डिसीजन विच इज ओनली अथॉरिटिव इज टर्म्ड एज रेशियो डिसिडेंडी. मींस ऐसा प्रिंसिपल, ऐसा जुडिशियल प्रेसिडेंट जो कि बाइंडिंग विच हैज अ बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इज बेस्ड ऑन द मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द केसेस, उसको रेशियो डिसिडेंडी बोलते हैं. मींस व्हेन द जज इज राइटिंग अ जजमेंट तो ही कैन रिफर पास्ट जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड उस पास्ट जुडिशियल प्रेसिडेंट्स में से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि प्रिंसिपल एक लॉ की तरह बाइंडिंग है, उस लॉ को उसको मानना चाहिए और उसके बेसिस पे ही अपना जो मटेरियल जजमेंट है उसको राइट करना चाहिए. ओके, विच विल हेल्प टू क्रिएट अ rationing for the parties and which will be also binding for the parties which are parties to the cases. So this will create an binding force that if either of the party if either of the parties not follow it, then any of the party will be sanctioned by the court or judge. So you can see that it is written in the that the concrete decision is binding between the parties to it. Full stop. The abstract ratio decidendi alone has the force of law as regards the world at large. In other ways, the authority of a decision as a precedent lies to in its ratio decidendi. So when we are writing principles or when we are writing issues, then we have to be judgment and we have to consider some important backward principles जो कि पिछले केसेस में जो कि जज जो प्रीवियस सुपीरियर अथॉरिटीज ने फॉलो किए हुए हैं और उसको जज अपना एक बेस बना के जो मेन प्रिंसिपल जो मेन जजमेंट होता है उसको फॉलो कर सकता है. Again moving forward, so when an issue requires to be answered on principles,
the principles which are deduced by way of abstraction of the material facts of the cases, eliminating the immaterial facts, is known as ratio decidendi. So when I say कि जब कोई issue along with this, its meaning कि रेशियो डिसिडेंडी व्हेन जब हम प्रिंसिपल, जब कोई इशू या जजमेंट हम फैक्ट्स ऑफ द केस कोई एक इशू प्रिंसिपल्स के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, जो कि जिसमें से मेन प्रिंसिपल्स देखते हैं, मेन मटेरियल फैक्ट्स के बेसिस पे हम जजमेंट अपना कोई जज डिसाइड करता है, तो उसको हम कहते हैं रेशियो डिसिडेंडी. एंड सच प्रिंसिपल इज not only applicable to that case but to other cases which are of similar nature. So I told you कि in short, if judge is writing any judgment और उसके प्रीवियस उस केस उस सेम सिमिलर केस अगर प्रीवियस केस में भी प्रीवियस कोर्ट्स ने भी पास किया है, तो जो प्रीवियस कोर्ट ने डिसीजन जो फॉलो करा प्रिंसिपल फॉलो करा हुआ है, जज इज बाउंड टू फॉलो दैट प्रिंसिपल while he is delivering the judgment, and this principle should be based on the rational, means on the material facts, and this principle will act as a law and has a force of law for the parties involved in the case. Okay, moving forward. Second I told you that obiter dicta is an important principle while we are writing any judgment, while any judge is delivering any judgment. So what is obiter means? Obiter dicta is a Latin expression which is mean by said by the way. Said by the way means that जज ने अपना जजमेंट राइट कर दिया जो भी मटेरियल फैक्ट्स के बेसिस पे है, बट अब जज उस मटेरियल फैक्ट्स के बेसिस पे जजमेंट के अलावा भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिखता है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिखता है जो कि which are is the part of the judgment, but judges are not followed judges are not is not obliged or mandated to be followed in the future course of action. Okay, these are just the part of the particular case and which is made non-obligatory for the judges जब वो कोई भी अपना जजमेंट डिक्लेयर कर रहे हैं. So the expression is used especially to denote those judicial utterances in the course of delivering a judgment which taken by themselves were not strictly necessary for the decision of a particular issue raised. So when I say कोई भी पर्टिकुलर इशू रेज पे अगर कोई भी जैसे लेट सपोज कोई जजमेंट पास हुआ इन अ पर्टिकुलर केस ऑफ सिविल, तो उस केसेस में ऑब्जेक्टर डेटा लिखा गया कि इस पार्टी को ये भी करना चाहिए था, इस पार्टी को ये भी करना चाहिए था, मींस दोज आर द नॉन मैंडेटरी ऑब्लिगेशन क्लॉजेस व्हिच पर्टिकुलर डिवीजन बेंच जज हैज डिलीवर्ड इट. अब सिमिलर केस एक सिंगल बेंच के जज के पास आता है. अब सिंगल बेंच की जज उसने रेशियो डिसिडेंडी तो उसका प्रीवियस जज डिवीजन बेंच का फॉलो करके सेम लाइन पे अपना जजमेंट दिया हुआ है, बट अब उसका जो ऑब्जेक्टर डेटा उन्होंने फॉर मींस उसके जो एडिशनल पॉइंट्स उस डिवीजन बेंच ने बोले हैं, अब सिंगल जज के पास ऑप्शन है कि वो फॉलो करना चाहे तो कर सकता है, फॉलो नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता है. इट इज नॉट mandatory for him to follow. This has a persuasive force only, means if the judge follows, then he will be able to deliver a good judgment, and if he is not follow, then he will be able to deliver a good judgment. अगर वो फॉलो करता है तो प्रिंसिपल्स का ही कुछ जजमेंट की क्वालिटी पे ही डिपेंड करता है कि कैसा जज की रैशनिंग है, जज का कैसा उसने जजमेंट डिक्लेयर किया है, क्या क्या उसने फैक्ट्स इश्यूज कंसिडर किए हुए हैं. इन शॉर्ट, ऑब्जेक्टर डेटा मींस इफ जज इज राइटिंग एनी जजमेंट, तो वो अगर प्रीवियस सिमिलर केसेस के बेसिस पे जजमेंट रेफर कर रहा है तो वो उसका रैशनिंग और रेशियो डिसिडेंडी रेफर कर सकता है.
इट इज अप टू हिम कि जो उस केस के एडिशनल पॉइंट्स हैं जो कि हमारे केस से सिमिलर हैं, उस जज को मानना है या नहीं, because it is persuasive in nature means you are not bound to follow it. If you follow, then it is an advantage to them. Moving forward, Obiter Dicta, it is also written that Obiter Dicta are different kind of and of variety of variety degree of weights. Some Obiter Dicta are deliberate expressions of opinion given after consideration on a point clearly brought and argued before the court. So when I say some Obiter Dicta are considered after consideration and argued before the courts, means some additional points were brought into appeal कि ये पॉइंट जो जज ने डिलीवर किया है, ये जजमेंट जो डिलीवर किया है, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट फेवरिंग अस, तो वैसे टाइप्स के भी जजमेंट हम रिफर कर सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, it's a last source of primary source of law. Its last source of primary source of law is statutes and legislation. So statutes, what are statutes or legislation? When any sovereign power or head of the states make any law for the people of its country or territory, it is known as legislation or statute. लेजिस्लेशन पार्लियामेंट को कहाँ से पावर मिलती है? पार्लियामेंट ड्रॉज द पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट असेंबली ड्रॉज द पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. सो इन इंडिया स्टैट्यूट्स को बनाने की पावर और लॉ को बनाने की पावर आपके दो लोगों के पास है, पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली. पार्लियामेंट फ्रेम्स द लॉ फॉर द होल इंडिया and state assembly makes the laws for that particular state जहाँ की वो state assembly है. अब इसमें दो पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि कोई भी दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. इफ दे आर if the law is made in the written form और उसको डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिल रही है, then it is called supreme legislation. और अगर वो किसी अथॉरिटी से पावर, वो लॉ या रूल्स या रेगुलेशंस अगर बने हैं, वो किसी अथॉरिटी ने पावर डेलीगेट करके दूसरी अथॉरिटी को दे के बनवाए हैं, तो देन इट इज कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. सो आई टोल्ड यू वंस, आई विल रिपीट वंस अगेन दैट सुप्रीम लेजिस्लेशन इज अगर लॉ को बनाने की पावर डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है, देन इट इज नोन एज सुप्रीम लेजिस्लेशन. बट अगर कोई मिनिस्ट्री किसी अपने डिपार्टमेंट को लॉ बनाने की पावर डेलीगेट करती है और वो डिपार्टमेंट फिर लॉ रूल्स गाइडलाइंस बनाते हैं, तो देन इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. सो you can see that supreme legislation is that which proceeds from the sovereign power in the state or which derives its power directly from the constitution. It cannot be repealed, annulled, controlled by any other way of legislative authority. Likewise, subordinate legislation is that which proceeds from any authority other than the sovereign power. So keeping in this mind, I will give you one example. Let's suppose मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए लॉ बनाती है, वो पावर अगर कोई एक्ट बनाना चाहती है, कंपनीज एक्ट को अमेंड करना चाहती है, तो उसको पावर डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है. बट अगर वही कोई आरबीआई या सेबी कोई रूल या रेगुलेशंस निकालते हैं, तो उसको पावर डेलीगेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. विदाउट डेलीगेटिंग द पावर्स उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो कोई सबऑर्डिनेट और रूल्स या रेगुलेशंस निकाल सकें. बिकॉज वंस रूल्स और रेगुलेशंस वो लोग ड्राफ्ट करते हैं, तो दिस गोज फॉर कंसल्टेशन टू द मिनिस्ट्री. मिनिस्ट्री चेक्स कि any constitutional power is not breached or any constitutional provision is not breached, then only वो public domain में आते हैं for public consultation. So in our next class we will study and we will try to complete this chapter. Up till then, see you and all.